बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग फ्रांसीसी क्रांति का आखिरी भाग पढ़ेंगे। आज की टॉपिक है क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी। तो इस टॉपिक में आपको समझना है कि क्या राजनीति, जो फ्रांस में क्रांति हुई थी और वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन आया था, तो उसी पर एक प्रश्न है कि क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल यानी भाषा, बोलने का तरीका, अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? तो उत्तर होगा हाँ। कैसे, इसको हम लोग जो है इस टॉपिक में देखेंगे। तो 1789 के से आप देखेंगे कि क्रांति के बाद फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोज़ाना की ज़िंदगी में उतारने का प्रयास भी किया। अब देखिए किस तरह से लोगों के जीवन में परिवर्तन आए थे, वो कौन से कानून बने थे, वो कौन सी बातें थी जिसके कारण से परिवर्तन देखने को मिले और क्या मिले। तो इसमें देखिए, सबसे पहले बास्तील के विध्वंस के बाद 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून बना था वह था सेंसरशिप की समाप्ति। सेंसरशिप की समाप्ति। तो इससे पहले क्या था? कानून बनने से पहले क्या था? कानून बनने से पहले ये था कि जब फ्रांस में राजतंत्र था तो उस समय कोई भी लिखित सामग्री हो या सांस्कृतिक गतिविधियां हों, किताब, अखबार, नाटक, जो कुछ भी है, वो राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित हो सकते थे। लेकिन अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को चूंकि नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया, इसलिए फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई। और इसके कारण जो है ये सारी चीज़ें गांव देहात तक भी पहुंचने लगी। अब लोग फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं हो रहे परिवर्तनों के बारे में जानने लगे, उस पर टिप्पणी करने लगे। अब प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब देखिए कि किसी भी घटना पर अब लोग अपने परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त करने लगे। तो लोग प्रेस के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोग किसी भी कानून या किसी भी राजनीतिक बदलाव पर अपने विचार पक्ष या विपक्ष में देने लगे। और न सिर्फ देने लगे बल्कि नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य संख्या में लोग इन सब चीज़ों को जानने समझने के लिए इकट्ठा होने लगे, क्योंकि इनके भी माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को जनता तक पहुंचाई जाती थी। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता और न्याय के बारे में जो भी राजनीतिक हों या दार्शनिक हों, जो भी वो लिखते हैं, उसको कौन समझेगा? मुट्ठी भर पढ़े लिखे लोग ही समझेंगे। लेकिन नाटक, संगीत या उस सभी जुलूसों में यदि लोग जाते हैं और इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी, इन सब चीज़ों को मंचित किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर जो जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग है, शिक्षित भाग है, वह भी उन चीज़ों को जान लेगा और उसकी भी एक राय कायम होगी। अब इसमें देखिए एक चित्र दिखाया गया है आपको कि देशभक्त कसरती दाब मशीन है जिसका इस्तेमाल मोटापा कम करने के लिए किया जा रहा है। एक चित्र किसी अनाम जो है चित्रकार ने बनाया है। अब इसमें देखिए एक चित्र और है, इसमें आप देख सकते हैं
कि मरा, जॉन पॉल मरा एक क्रांतिकारी पत्रकार थे जिनके बारे में आपको मैंने पहले ही बताया था। उनको वो जो है लोगों को संबोधित कर रहे हैं, और लोगों को जब वो संबोधित कर रहे हैं तो इसमें देखिए कि लोग उनके इर्द गिर्द जो है खड़े हैं, यानी उनसे कितने प्रभावित हैं। तो जॉन पॉल मरा के बारे में चूँकि पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि वो किस तरह से क्रांति के पश्चात जब फ्रांस में मध्यम वर्गीय उच्च तबकों के पास पुनः सत्ता आ गई और उन्होंने देश की जनता को दो हिस्सों में बांट दिया, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक, उससे वो सहमत नहीं थे। तो निश्चित तौर पर ये जो समाज के निचले तबके के लोग थे उनकी शासन में भागीदारी चाहते थे, और ऐसे लोगों को चाहने वालों की समाज में कमी नहीं होती है। आप समझ सकते हैं कि जो लोग गरीबों की बात करते हैं तो लोग उनके जो है इर्द गिर्द हो ही जाते हैं। अब इस अध्याय का अंतिम जो है टॉपिक आपकी है सारांश, जो है थोड़ा इसमें नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में और दिया गया है कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। अब आपको थोड़ा सा इसमें ये देखना है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से वहाँ का सम्राट बन गया। तो 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई। इस क्रांति ने एक विश्व पुरुष को जन्म दिया जिसे कि नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन ने अपने साहस एवं कार्यों से फ्रांस के प्रधान सेनापति का पद प्राप्त किया। सबसे वो जो है प्रधान सेनापति बना, सेना का सेनापति बना। इसके पश्चात वो जो डायरेक्टरी शासन थी उसमें जो है वो चयनित हुआ। फिर आप देखेंगे कि डायरेक्टरी शासन में बहुत सारी परेशानियां थीं। उसमें जो है कि परिषदों और डायरेक्टरी के सदस्यों के बीच कोई तालमेल नहीं था, आपसी झगड़े हुआ करते थे, और इसी का फायदा उठाकर धीरे धीरे नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता पर काबिज हो गया। तो जब वो अपने को सम्राट घोषित कर दिया तो उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। यानी फ्रांस का जो साम्राज्य था वो नेपोलियन के काल में काफ़ी फैल गया, और पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए राजवंश बनाए, नए राजवंश नहीं, नए साम्राज्य बनाए, और उनकी बागडोर अपने ही खानदान के लोगों के हाथ में दे दिया। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था, और उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून भी बनाए। दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली भी चलाई। बहुत सारे बदलाव भी नेपोलियन ने किए। तो शुरू में इन बदलावों के कारण से जो यूरोप के दूसरे देशों पर जहाँ पर भी वो आक्रमण करता था, और खुद फ्रांस के लोगों को भी लगता था कि नेपोलियन मुक्तिदाता है, वही जो है कि उनकी समस्याओं से निजात दिला सकता है, और उसे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद भी लोगों की गहराती गई। पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे, क्योंकि वो एक के बाद एक जो है आक्रमण करने लगा। तो लोगों को ये लगने लगा कि ये मुक्तिदाता नहीं है बल्कि ये तो हमलावर है, जो कि यूरोप को जीतना चाहता है, पूरे यूरोप पर अपना शासन चलाना चाहता है। और इसका परिणाम क्या निकला कि यूरोप के कई देशों ने आपस में गुटबंदी की, और कई देश मिल करके 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को हरा दिए। और
इसके बाद क्या हुआ कि यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके जो क्रांतिकारी उपाय थे, उनका असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। अब थोड़ा सा जो है कि इसमें आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि फ्रांस की क्रांति के आदर्श क्या थे। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी कि जनवादी जो अधिकार होते हैं, जनता के जो अधिकार होते हैं, उन्हीं अधिकारों के विचार पर फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। और फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत भी यही जनवादी अधिकार ही माने जाते हैं। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इसका प्रभाव क्या हुआ कि यूरोप के अन्य देशों में भी लोग जागरूक हुए और वहाँ पर भी परिवर्तन हुआ। सामंती व्यवस्था का नाश हो गया और धीरे धीरे इतना ही नहीं बल्कि जो औपनिवेशिक देश थे, जैसे कि इंग्लैंड का उपनिवेश भारत था, इंग्लैंड के और बहुत सारे उपनिवेश विश्व में हुआ करते थे, या अन्य यूरोपीय देशों के भी बहुत सारे उपनिवेश हुआ करते थे। उन औपनिवेशिक देशों में भी संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा मिली। टीपू सुल्तान आपके देश में और राजा राम मोहन राय, ये क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण हैं। तो इनको भी आपको जानना चाहिए कि राजा राम मोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे जो नए ये विचार थे, जनवादी विचार थे, क्रांतियाँ हो रही थी, तो उन विचारों से प्रभावित होने वालों में से सबसे पहले थे आपके देश के। और फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति ने उनकी कल्पना को नई धार दी। फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते थे। तो एक समय की घटना है कि इंग्लैंड जाते हुए केप टाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाए जाएं। इतने ज़्यादा जो है कि वो प्रभावित थे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा जो अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों पर भी हम जो है चर्चा करेंगे। इसके बाद आप पूरे चैप्टर का नोट्स बनाएंगे और इन सारे प्रश्नों के आप उत्तर भी लिखेंगे। नोट्स बनाएंगे इसलिए क्योंकि अब परीक्षाओं में सिर्फ अभ्यास के प्रश्न नहीं आते हैं, आपको हर टॉपिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो थैंक यू एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।